नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नेट अभिनव सीरीज़ हमारे द्वारा चालू की गई है और अभिनव सीरीज़ में तकरीबन 7-8 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आए हैं और साथ ही आप अपनी नेट की तैयारी इन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे नए टॉपिक जो आज तक आपने छुए नहीं हो, ये समझ लीजिएगा कि अनछुए टॉपिक हैं और यूजीसी नेट में उनका सबकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन सभी टॉपिक्स पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, हमने इसी पड़ाव में हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, गागर में सागर। तो गागर में सागर में भी हमने लगभग 10 से 12 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले हमने वीडियो सीरीज़ शुरू की थी कच्चा चिट्ठा, और उसमें भी तकरीबन हमने 16-17 वीडियो डाले थे। ये सारे वीडियो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए साइंस में अगर आप अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो इन वीडियो को जितना हो सके उतना देखें और कोशिश करें कि इन वीडियो से आप नोट्स बनाएं और वो नोट्स के माध्यम से आप उनको 1-2 बार, 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में वो आप उनको रिवाइज कर सकें। तो जितना आप इनको पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। कोशिश करने वाले आदमी की कभी भी हार नहीं होती है दोस्तों। कहते हैं ना कि या तो राह में चलते चलते एक अच्छा मुसाफिर बन जाता है, या तो चलना सीख जाता है, या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाता है। तो ठीक वही पड़ाव अपने को ध्यान में रखना है, अपने को अपना काम करना है और अपने काम को बढ़ावा देते हुए आज अपन एक गागर में सागर सीरीज पार्ट से ही अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो आज अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ एक कलेक्शन है मेरे पास में, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो प्रश्न बनता है दोस्तों, वो बनता है कि पिछले वर्ष के बजट पर बिना विचार किए हुए बनाए गए बजट को क्या कहा जाता है। तो आपको याद होगा दोस्तों, इसको कहा जाता है शून्य आधारित बजट। इसे कहा जाता है क्या भाई, शून्य आधारित बजट। अंग्रेजी में बात करें दोस्तों तो ये है जीरो बेस बजट। और आपको याद रखना है दोस्तों, जीरो बेस बजट का नाम भी आपको याद रखना है। जीरो बेस बजट जो है, इसकी शुरुआत सन 1970 में पीटर पायर नाम के व्यक्ति के द्वारा क्या की गई थी, शुरू की गई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है ये जीरो बेस बजट जो है ये क्या है। मतलब आप ये समझो कि भूतकाल में क्या हुआ, इस पर ये कोई जोर नहीं देता है। भूतकाल में क्या हुआ, इस पर ये क्या नहीं करता, कोई जोर नहीं देता, बल्कि ये भविष्य में आने वाली संभावनाओं की तलाश को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, बजट निर्माण का कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों इसको नाम दिया गया है क्या भाई, शून्य आधारित बजट। तो आपको याद रखना है कि जिसमें भूतकाल पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और आने वाले भविष्य की जो संभावनाएं होती है उन्हीं के आधार पर आकर किसका आवंटन किया जाता है, बजट का आवंटन किया जाता है। वो क्या कहलाता है भाई, ZBB यानी जीरो बेस बजट कहलाता है। बात करेंगे दोस्तों आगे, एक छोटा सा और बिंदु अपन यहाँ ले लेंगे। देखो यहाँ नाम है बजट, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बजट शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। बजट शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जिस भाषा के भी शब्द से बना है उसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, चमड़े का थैला होता है। तो ये आपके लिए हिंट है, कोशिश करेंगे आप बताने की ये बजट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। दोस्तों, एक प्रश्न हमने हल किया है यहाँ पर, साथ ही एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो एक के साथ में लगभग 2 या 3 प्रश्नों की क्या हो जाएगी, आपके साथ में तैयारी हो जाएगी। बात करेंगे दोस्तों आगे की, तो आगे अपना प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय बजट बनाने में किस कारक की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी ऐसा कौन सा कारक है जिसकी ओर एक लाइब्रेरी में बजट बनाते समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो कारक है पुस्तकालय कर्मचारियों की आयु, यानी आयु का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आयु कैसी हो, कर्मचारियों की आयु कितनी बड़ी हो, चाहे कितने वो यंग हो या जवान हो, उसका कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कार्य क्षमता की बात करें तो प्रशिक्षित कर्मचारी जरूर होने चाहिए, साथ ही उनका कार्य कौशल और दक्षता और कुशलता उनमें जरूर होनी चाहिए। देखो किसका ध्यान दिया जाता है, तो एक तो संगठन का आकार का, उसके प्रकार का, और पाठक किस प्रकार के आते हैं, इन चीज़ों का उसमें क्या है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लो अगर शोधार्थी आते हैं या शोधार्थी या अनुसंधानकर्ता उस लाइब्रेरी में आते हैं, तो आप ये समझ लो कि वहाँ पर बजट का आवंटन जो है वो उनके रिसर्च वर्क या शोध कार्य को ध्यान में देते हुए क्या किया जाएगा, उनके बजट का आवंटन किया जाएगा। तो जिस चीज़ का ध्यान दिया जाता है वो तो ऊपरी तीनों चीज़ें हैं, जिसमें नहीं ध्यान दिया जाता है वो है पुस्तकालय कर्मचारियों की क्या भाई, आयु। इसको आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, PPBS का पूरा नाम क्या है।
तो यहाँ से PPBS बन जाएगा दोस्तों। बजट निर्माण की एक विधि है जिसका शाब्दिक अर्थ यानी पूरा नाम है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। देखो 2-3 चीज़ें आएंगी दोस्तों। PPBS जैसे आज तक के एग्जाम में, जैसे पूर्व के एग्जाम में पूछा गया है कि PPBS किससे संबंधित है, PPBS किससे संबंधित है, तो आप सीधा सा बता देंगे बजट से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, बजट से संबंधित है। साथ ही दोस्तों बात करें इस बजट का सर्वप्रथम निर्माण तो सन 1961 में USDOD क्या है दोस्तों, उसकी भी बात कर लेते हैं। USDOD की बात करें तो आपको याद रखना है बजट निर्माण और USDOD की बात करें दोस्तों तो अपने को देखो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है यहाँ पर कि अपने को ध्यान यही रखना है कि USDOD की बात करें दोस्तों कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है उसके USDOD यानी ये है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या किया गया था, सन 1961 में इस बजट का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम था मैकनामारा। आप हमें बता सकते हैं कि ये मैकनामारा कौन था और ये मैकनामारा किसका, क्या कोई इसकी कोई विशिष्ट भूमिका है क्या USDOD या PPBS बजट में, तो वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये है किससे रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है ये PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम से क्या है, ये संबंधित है। और बात करते हैं दोस्तों आगे प्रश्न है कि USDOD द्वारा विकसित बजट निर्माण की प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे PPBS, जिसकी अपन ने ऊपर चर्चा की है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप यूँ समझ लो कि पूरे नाम से भी क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनेगा एक नया प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालयों के बजट का लगभग 6.5% पुस्तकालय बजट को आवंटित किया जाता है। ये कौन सा आयोग था जिसके आधार पर यह अनुशंसा की गई, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो है राधाकृष्ण आयोग। यानी इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये KVS एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। KVS एग्जाम 2018 में ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा आयोग है जो कुल बजट में से 6.5% बजट जो है वो क्या करता है, पुस्तकालय पर आवंटित करने की बात जो है वो विश्वविद्यालय में कहता है, तो वो है डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग। ये आयोग कब गठित हुआ था, तो ये आयोग आप याद रखेंगे दोस्तों, ये सन 1948 में गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्या था, ये आयोग गठित हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जिसके कारण इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग के नाम से भी इस आयोग को क्या है भाई जाना जाता है। और साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, यह आयोग ही जो है वो सर्वप्रथम 6.5% बजट के आवंटन करने का क्या करता है, 6.5% बजट आवंटन करने की वकालत करता है। दोस्तों आप अगर इस आयोग के बारे में जानते हैं तो इसके 2 नाम तो मैंने आपको बता दिए, राधाकृष्ण समिति या राधाकृष्ण आयोग, साथ ही डॉक्टर राधाकृष्ण उच्चतर शिक्षा आयोग। इसका एक अन्य नाम और है, तो इसका जो अन्य नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आपकी खुद की जो ज्ञान है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो आपके अंदर नॉलेज है उसका भी आंकलन हो जाएगा। साथ ही आप अपना मूल्यांकन करने में भी क्या होंगे, कामयाब होंगे। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न बनता है कि पोस्ट कोर शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा पोस्ट कोर शब्द का निर्माण जो है वो लूथर गुलिक और एल उर्विक के द्वारा किया गया था। लूथर गुलिक व एल उर्विक के द्वारा क्या था भाई, इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों दोनों के बारे में छोटी छोटी जानकारी कर लेते हैं। लूथर गुलिक और एल उर्विक दोनों ने पोस्ट कोर शब्द दिया, तो ये पोस्ट कोर भाई इसमें प्रत्येक शब्द का क्या है, अलग अलग अर्थ है। जैसे बोले तो पहला P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसके आगे बोले तो S फॉर स्टाफिंग, फिर D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ये सारे क्या है, पोस्ट कोर के क्या है भाई, पूरे नाम है। दोस्तों कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि ये पोस्ट कोर
क्या है, तो आपको ये याद रखना है, ये मैनेजमेंट के एलिमेंट्स बोले तो मैनेजमेंट के क्या है भाई, मैनेजमेंट के तत्व हैं। यानी मैनेजमेंट के कितने तत्व हैं, तो आप याद रखिएगा मैनेजमेंट के 7 तत्व हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इस बार जो 29 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि एल उर्विक व लूथर गुलिक द्वारा बनाया गया पोस्ट कोर शब्द है, उसमें आर और बजटिंग किसको इंडिकेट करते हैं, तो आर तो है वो रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन को, बी जो है वो बजट को क्या करते हैं भाई, इंडिकेट करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ बात कर लेंगे अपन एक दो छोटी छोटी बातें और। यहाँ पर देखो एल उर्विक का नाम है, तो एल उर्विक का भी आपको याद रखना है। एल उर्विक नाम के व्यक्ति से यूजीसी नेट में पहले प्रश्न आया हुआ है कि प्रबंधन के 10 कार्य किसने बताए, तो प्रबंधन के 10 कार्य किसने बताए भाई, एल उर्विक ने बताए। और साथ ही बात कर ले दोस्तों प्रबंधन के 14 कार्य कौन किसने बताए, तो प्रबंधन के 14 कार्य जो है वो हेनरी फ्योल ने बताए थे। किसने बताए थे भाई, हेनरी फ्योल ने। ऐसा क्या एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। यूजीसी नेट की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है यानी ये 2019 दिसंबर का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, हेनरी फ्योल के 14 कार्य जो बताए उन्होंने प्रबंधन के, उन 14 कार्यों में से उनका क्रम दे दिया और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कार्य उनके द्वारा नहीं बताया गया है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में क्या है, पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं 14 के 14 आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सारे 14 आपको क्या रहेंगे, एक साथ याद रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनता है कि 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किसने किया था, यानी त्रिपत्रक प्रणाली किसकी देन है, तो त्रिपत्रक प्रणाली डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों 3 कार्ड होते हैं इसके अंदर, और 3 कार्ड होते हैं इसीलिए इसका नाम क्या है भाई, त्रिपत्रक प्रणाली है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा सन 1930 में यानी सन 1930 में जब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय में क्या थे भाई, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने क्या किया था, इस पद्धति का निर्माण किया था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें 3 कार्ड कौन कौन से पाए जाते हैं, 3 कार्डों का क्या नाम है, और ये 3 कार्ड किस कार्ड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक जो है वो F.W. टेलर को, यानी यहाँ पर F.W. टेलर का नाम कर लेते हैं दोस्तों, फ्रेडरिक विस्लो टेलर कौन है भाई, F.W. टेलर है। और इसे इनको ही क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। इन्होंने यूं समझो कि सन 1890 में ही इस वैज्ञानिक प्रबंध प्रणाली पर क्या करना शुरू कर दिया था, जोर देना शुरू कर दिया था। बात करें दोस्तों इसकी आधिकारिक शुरुआत, तो इसकी आधिकारिक शुरुआत की बात करें तो इनकी पुस्तक थी जो सन 1905 में आई, वो थी द शॉप मैनेजमेंट। वो थी क्या भाई, द शॉप मैनेजमेंट। ये पुस्तक तो इनकी आई सन 1905 में। इसके अलावा 1911 में इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। कार्यात्मक सिद्धांत दिया गया इन्हीं के द्वारा। एक कार्यात्मक सिद्धांत जो है जिसमें एक कुशल कर्मचारी और एक अर्ध कुशल कर्मचारी में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें बताने वाले कौन थे, तो F.W. टेलर थे। वैज्ञानिक प्रबंधन पर सर्वाधिक जोर देने के कारण F.W. टेलर को दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर या पिता इन्हीं को क्या है भाई, कहा जाता है। साथ ही दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है लुईस बर्डीन या लुईस बर्डीज। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये लुईस बर्डीन या बर्डीज जो है इनकी भी कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी क्या। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि जीरो बेस्ड बजट का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका सीधा सा अर्थ दिया हुआ है नया बजट, यानी ऐसा बजट जो पूर्णतया नया हो, जिसमें पीछे के बजट को कोई भी ध्यान नहीं दिया गया हो, या भविष्य में आने वाले जो संभावनाएं हैं या जो वस्तुएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। वही क्या है भाई, जीरो बेस्ड बजट है। थोड़ी सी पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि पब्लिक लाइब्रेरीज
लाइब्रेरीज की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो पब्लिक लाइब्रेरी की आय का मुख्य स्रोत जो है वो पुस्तकालय उपस्कर है, यानी पुस्तकालय केस है दोस्तों। और यही क्या है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए आय का क्या है भाई, मुख्य स्रोत है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में वर्तमान में 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू है और इनमें से 5 राज्यों में पुस्तकालय उपस्कर का क्या है भाई, प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये 5 राज्य की अगर बात करें तो शुरुआत के 3 मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। उसके बाद में 2 और नए राज्य हैं, यानी 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू है। तो उनको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। दोनों के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। दूसरा, पहला जो है वो साउथ इंडिया का, यूँ समझ लो एक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य की श्रेणी में आता है। और दूसरे की बात करें तो ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश दिए थे, या भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर पहली बार लोगों को ज्ञान दिया था, ऐसा स्थान वहाँ भी क्या है भाई, पुस्तकालय उपस्कर लेने का प्रावधान है। तो दोनों ही बातें आप ध्यान रखेंगे। कौन से 2 राज्य हैं वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, 2 प्रश्न और लेंगे। वो है टीक्यूएम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखेंगे टीक्यूएम की अवधारणा जो है वो डेनिंग एंड जुरेन के द्वारा, किसकी अवधारणा दी गई थी भाई? टीक्यूएम की अवधारणा दी गई थी। अगर आप जानते हैं दोस्तों टीक्यूएम को, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आप जानते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता कार्यक्रम क्या है, इसकी अवधारणा डेनिंग एंड जुरेन के द्वारा दी गई। आप अगर इनके बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि टीक्यूएम की अवधारणा कौन से सन में दी गई थी। अब दोस्तों सन का सीधा सा प्रश्न है, तो मैं आपको यहाँ हिंट किसी प्रकार का नहीं दे रहा हूँ, वरना तो आपको कोई छोटा मोटा हिंट मिल जाता। तो आप सीधा सा सन है, कोशिश कीजिएगा बताने की। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो और प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा बजट पिछले साल के व्यय पर आधारित होता है, यानी पिछले साल पर जो खर्च किया है वो है लाइन बजट। और दोस्तों लाइन बजट की बात करें तो यही बजट जो है, इसी का नाम क्या है, बढ़ोतरी आधारित। इसी की बात करें दोस्तों तो ये है मद आधारित। इसी की बात करें तो ये क्या है भाई, मद आधारित। इसी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो इसी का नाम है ऐतिहासिक बजट। इसी का नाम क्या है भाई, ऐतिहासिक बजट। दोस्तों बात याद रखेंगे, इस बजट में पूर्व बजट को 5 से 10% बढ़ाकर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और यूं समझ लो कि इससे एक पक्का प्रश्न आने की संभावना रहती है। यूजीसी नेट में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि पुस्तकालय की रोशनी व रंग-रोगन या रंगीन लाइटें किस बजट की श्रेणी में आती हैं? तो वो भी आप याद रखिएगा, ये लाइन बजट या रैखिक बजट की श्रेणी में आती हैं, जिसके अन्य नाम मैं आपको यहाँ क्या कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। और बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न है कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत जो है वो देने वाला कौन था? तो वो देने वाले FW टेलर थे, यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर थे। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की सेल्फ परिशोधन यानी सेल्फ रेक्टिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, सेल्फ रेक्टिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गलत पुस्तकों का स्थानांतरण, यानी ऐसी पुस्तकें जिनको क्या कर दिया जाता है, जिनको एक पुस्तकालय में गलत स्थान पर रख दिया जाता है। गलत स्थान पर मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 3 अलमारियाँ बनाई हैं, यहाँ पर क्या बना दिए भाई, 3 अलमारियाँ बना दी है। मान लीजिए पहली अलमारी जो है, इस पहली अलमारी में अगर बात करें तो मान लीजिए यहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 की पुस्तकें हैं, यहाँ कक्षा 6 से लेकर 8 की पुस्तकें हैं, यहाँ 9 से 12 की पुस्तकें हैं। मान लो कोई पाठक आता है, वो अनजाने में क्या करता है, कक्षा 5 वाली पुस्तकों को रख देता है 6 से 8 में, और 6 से 8 वाली पुस्तकों को रख देता है 9 से 12 में। इन पुस्तकों को यथास्थान रखना, यानी 8 वाली पुस्तकों को 6 से 8 वाली को 8 के पास रखना, और 1 से 5 वाली पुस्तकों को 1 से 5 के पास रखना। तो ये क्या कहलाता है भाई, ये ही यूँ समझ लीजिएगा सेल्फ परिशोधन यानी सेल्फ रेक्टिफिकेशन के नाम से क्या है, निधानी परिशोधन या सेल्फ रेक्टिफिकेशन के नाम से क्या है भाई, जाना जाता है। दोस्तों 2016 की जो एग्ज़ाम थी, उस 2016 के एग्ज़ाम में आप यूँ समझो कि यह पहला प्रश्न था, यानी पहला प्रश्न ये पूछा गया कि सेल्फ रेक्टिफिकेशन या निधानी परिशोधन क्या होता है। तो छोटा सा विवरण है, आप आसानी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ एक छोटा सा संदर्भ बोल ले लेता हूँ FW टेलर का। अगर आप FW टेलर के बारे में जानते हैं
तो थोड़ा सा आप इनके बारे में जानकारी रखेंगे। कुछ किताबों में इनके बारे में विवरण ऐसे ही गलत छपा हुआ है, तो आप याद रखेंगे इनका जन्म जो है वो 20 मार्च सन 1856 को हुआ था। 20 मार्च सन 1856 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो आप याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यानी जन्म तो हुआ 20 मार्च को और मृत्यु हुई वो 21 मार्च को, यानी एक दिन पहले जन्मे और दूसरे दिन, यानी एक लगभग काफ़ी यूँ समझो कि 56 से लेकर 1915 में, आइए आप अपने हिसाब से इसको आइडियल कर लीजिएगा, 4 और लगभग 60 के आसपास जो ईयर होते हैं इनमें ये जन्मे तो 20 मार्च को और मृत्यु हो गई इनकी 21 मार्च को, यानी जन्म इनका हुआ 1856 में। और साथ ही बात करें दोस्तों मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1915 में। मृत्यु हो गई थी कब भाई? सन 1915 में। इनका जन्म जो है वो फिलाडेल्फिया जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और यूँ समझो कि जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत है या यूँ समझ लीजिएगा साइंटिफिक थ्योरी जो है उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। श्रमिकों से काम करवाना या फिर उनको ये देखना कि कम से कम लागत में वो अपना सर्वोत्तम किस ढंग से दे पाते हैं, ये देखना और जांचने कार्य सर्वप्रथम करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? वो FW टेलर था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे एक दो शामिल और कर लेते हैं एक पृष्ठ को। आगे एक प्रश्न बनता है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम यानी SDP जो प्रोग्राम है, यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यानी यहाँ से आप सीधा बना लो दोस्तों, सीधा सा बन जाएगा SDP। सबसे पहला तो आप याद रखिएगा ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यहाँ से इसका पूछा जा सकता है कि स्किल डेवलपमेंट यानी SDP का पूरा नाम क्या है? तो SDP का पूरा नाम जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आप याद रखेंगे RRRLF के द्वारा क्या है? संचालित किया जाता है। और बढ़ेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है अपना, वो बन जाएगा कि आदेश की एकता का संबंध किससे है? तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है। और दोस्तों आपको याद रखना है ये आदेश की एकता जो सिद्धांत जो है ये किसका पार्ट है? तो आप याद रखेंगे ये हेनरी फियोल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से क्या है भाई? एक है। दोस्तों अगर आप हेनरी फियोल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांत दिए। देखो प्रबंधन के इन्होंने जो 14 सिद्धांत दिए वो एक पहला था कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा था अनुशासन का सिद्धांत, एक बीच में छोड़ दिया दोस्तों अपने। सबसे पहले कार्य विभाजन, यानी जैसा मैंने आपको बताया था ट्रिक आपको याद रखनी है तो उस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। यानी आप ये समझो कि सबसे पहले अपने घर में कोई काम होता है तो कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह होती है, किसी प्रकार का अन्य कोई फंक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या करना, लोगों के बीच में काम को बांट देना। सबसे पहले लोगों के बीच में क्या कर देना? काम को बांट देना। आपको काम को बांट के और उनको आप क्या दे देना? अधिकार उत्तरदायित्व दे देना। अधिकार व क्या दे देना भाई? उत्तरदायित्व। अब जैसे ही देखो उनके पास में अधिकार है, उत्तरदायित्व आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो उद्दंडता करेंगे। इसलिए उनके साथ में दे देना अनुशासन। उनके साथ में दे देना आप क्या भाई? अनुशासन। अनुशासन में आ गए तो आप उनको बताना आपकी उन्हें किसके आदेश मानने हैं, तो आपको याद रखना है आदेश की एकता। और उसके बाद में आपको याद रखना है निर्देश की एकता। 5 हो गए दोस्तों। उसके बाद में आप 6 नंबर पे आएंगे तो आप उनको बताएंगे कि आपको व्यक्तिगत हितों का तो त्याग करना है और सामूहिक हितों पर क्या देना है भाई? बल देना है। ऐसा आप उनको समझाएंगे। तो 6 सिद्धांत हो गए। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आगे तो 7वां सिद्धांत कि अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो हम आपको क्या देंगे? पारिश्रमिकता, यानी हम आपको क्या दे देंगे भाई? पैसा देंगे। अगर आप पैसा आपको मिलने गया तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आपके अंदर क्या होनी चाहिए? केंद्रीयकरण की भावना होनी चाहिए। साथ ही केंद्रीयकरण तो हो गया, आप सेंट्रलाइज तो हो गए, आप किसके आदेश को मानेंगे ये तो आपको हो गए, लेकिन आपको साथ ही पता होना चाहिए पदानुक्रमता या फिर सोपान श्रृंखला, या फिर क्या भाई? सोपान श्रृंखला। यानी सबकी आप याद रखेंगे, सबके बारे में एक बार पुनः एक साथ बताऊंगा आपको। यानी 9वां सिद्धांत हो गया सोपान श्रृंखला। अब देखो सोपान श्रृंखला में अगर कोई बीच में भाग गया तो आपको याद रखना है व्यवस्था का सिद्धांत। आपको याद रखना है क्या भाई? व्यवस्था का सिद्धांत। और बात करें तो इसके आगे व्यवस्था तो आपने कर दी, लेकिन इसके लिए आपको न्याय, निष्पक्ष और समदृष्टि, यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके कार्यकाल में क्या कर देंगे भाई? अस्थायित्व कर देंगे। साथ ही अगर आपके अस्थायित्व हो गया तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहलपन दिखाएंगे और साथ ही आपके अंदर क्या रहेगी? समूह भावना भी रहेगी। यानी यूं समझो कि सबसे पहले लोगों के बीच में काम को बांटना,
काम बांटते हैं, उनको अधिकार है, उत्तरदायित्व दे देना। जैसे ही उनको अधिकार मिलेंगे वो उद्दंडता करेंगे, इसलिए उनके साथ में क्या कर देना, अनुशासन का सिद्धांत दे देना। अनुशासन का अगर वो मानने लगे तो उनको आप बताना आदेश की एकता, फिर निर्देश की एकता, उसके बाद में व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों पर बल, उसके बाद पारिश्रमिकता का सिद्धांत, पारिश्रमिकता के बाद में केंद्रीकरण का सिद्धांत, फिर सोपान श्रृंखला व्यवस्था का सिद्धांत, न्याय निष्पक्षता और समदृष्टि का सिद्धांत, कार्यकाल में स्थायित्व, पहलपन का सिद्धांत और समूह भावना का सिद्धांत। ये सारे कुल 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये आपको याद रखने हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार भली भांति देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शून्य पर आधारित बजट प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आप याद रखेंगे पीटर पायर के द्वारा क्या की गई थी भाई, प्रस्तुत की गई थी। और पढ़ लेते हैं दोस्तों, जेडबीबी की बहुत सारी बात कर चुके हैं, तो इधर वाले में आ जाते हैं कि नेवार्क आदान प्रदान प्रणाली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर 3 में लिखा है नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी। इस नेवार्क को आप न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी कर लेना, नेवार्क को क्या कर लेना आप, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, इसको आप कर लेना। यानी ये नेवार्क ना होकर क्या है भाई, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है। इस न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में काम में लिए गई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई, नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी, नेवार्क पद्धति इसका क्या है भाई, नाम रखा गया। बात करते हैं दोस्तों इस पद्धति को देने वाले, तो जॉन कॉटन डाना इस पद्धति को बनाने वाले व्यक्ति थे। आपको याद रखना है दोस्तों SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सन 1909 में वॉशिंगटन में की गई थी। यहाँ पर जॉन कॉटन डाना के द्वारा इस SLA की क्या है, प्रथम अध्यक्ष जो है, यानी प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, SLA के वो जॉन कॉटन डाना थे, और इन्होंने एक पद्धति बनाई थी जिसका नाम क्या था भाई, नेवार्क पद्धति था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आप जानकारी रखते हैं तो, कि SLA जो है इसकी टैगलाइन क्या है, यानी SLA की टैगलाइन क्या है, तो आप टैगलाइन हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पत्रक मंजूषा यानी कैटलॉग कैबिनेट जमीन से कितनी ऊपर होती है, तो आप याद रखेंगे 2 फीट ऊपर होती है। और बात करें दोस्तों असेसन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉलम 14 होते हैं। और कोई दोस्तों बात कर ले GFR की यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स की, तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स अकॉर्डिंग टू 2015 यानी 2015 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कॉलम की संख्या 15 ऐसा विवरण है। लेकिन एग्जाम में अगर दोस्तों आए स्टैंडर्ड कॉलम में और वहां पर अगर आपको ऑप्शन 14 दिखे तो आपको सबसे पहला क्या करना है, ऑप्शन 14। अगर कहीं GFR का नाम आए तो आपको याद रखना है ऑप्शन मिलेंगे 15, तो GFR का नाम आते ही आप क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की एक प्रलेख जो कि 49 पेज से कम है क्या कहलाता है, तो 49 पेज से कम जो होता है वो पंपलेट कहलाता है। 49 पृष्ठ से क्या हो भाई, कम हो तो वो क्या कहलाता है, पंपलेट कहलाता है। दोस्तों याद रखेंगे यूनेस्को, याद रखेंगे किसको भाई, यूनेस्को। और यूनेस्को ये वाली बात कहता है कि अगर कोई भी प्रलेख जो 49 पृष्ठों से क्या हो, कम हो, या 49 पृष्ठों से जिसमें क्या हो, पेज की संख्या कम हो, वो क्या कहलाएगा भाई, पंपलेट कहलाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है वो बनेगा सर्कुलेशन सेक्शन में चार्ज का अर्थ क्या है, तो आप याद रखेंगे सर्कुलेशन में चार्ज का अर्थ है जारी की गई, यानी पाठकों के मध्य आदान प्रदान की गई पुस्तकें क्या कहलाती हैं, चार्ज कहलाती है। आगे है कि भारत में पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों के मानकीकरण के लिए एक प्रमुख संस्थान, तो यहाँ पर देखो 1 लगा हुआ है, इसको तो आप काटेंगे और इसकी जगह आप क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इसकी जगह आप क्या कर लेंगे भाई, 3 कर लेंगे। यानी भारत के पुस्तकालयों के विभिन्न कार्यों के लिए मानकीकरण एक प्रमुख संस्थान जो है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS। और BIS जो है वही भारत में क्या है भाई, पुस्तकों को मानक प्रदान करने या पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के मानकों को स्थापित करने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। साथ ही दोस्तों इस कार्य में सहायता करने की जहाँ बात आई तो वहाँ पर आप सहायता में आप याद रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अधीन काम करते हैं, यूं समझिएगा, वैसे तो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें दोस्तों तो ये है इंटरनेशनल लेवल पर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत संस्था के नियमों की क्या करते हैं, ये अनुपालना करते हैं। और बात करते हैं
आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, फोरकास्टिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो फोरकास्टिंग सिस्टम का संबंध जो है वो बजट निर्माण से है दोस्तों, याद रखना है। साथ ही 2-3 छोटे छोटे प्रश्न इधर की साइड में बच गए, उनकी भी बात कर लेते हैं कि फेयोल का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी को निष्पक्ष और समानतापूर्वक भुगतान किया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो है पारिश्रमिकता का सिद्धांत। इसके अलावा प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रबंध शास्त्र का पितामह, यानी प्रबंध शास्त्र बोले तो यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो कौन है? हेनरी फेयोल है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी कि हेनरी फेयोल के बारे में जो भी जानकारी है, यानी जो 14 सिद्धांत देने वाले व्यक्ति, और साथ ही 14 सिद्धांतों के अलावा 14 सिद्धांतों की जो महत्वपूर्ण भूमिका, साथ ही दोस्तों इनके जन्म और मृत्यु के बारे में और चर्चा कर देता हूं मैं थोड़ी सी आपको। तो आपको याद रखना है, हेनरी फेयोल का जन्म जो है वो 29 जुलाई सन 1841 को, 29 जुलाई सन 1841 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 19 नवंबर सन 1925 को क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जन्म तो 1841 में, मृत्यु हो गई थी 1925 में। फ्रांस के क्या थे भाई? मूलतः ये निवासी थे। तो ये भी आप क्या रखेंगे? इसके बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि सही समय पर सही उपयोगकर्ता को सही पुस्तक प्रदान करना किसका कथन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ये है F.W. डरूरी का, यानी राइट टाइम, राइट यूजर एंड राइट बुक, यानी सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना, ये कौन कहता है? तो ये F.W. डरूरी कहता है दोस्तों। F.W. डरूरी जो है ये अपनी बात कब कहता है? तो ये सन 1930 में अपनी बात को क्या है भाई? कहता है। और यूँ समझो कि पुस्तक चयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्या है भाई? सिद्धांत है। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न की, भारतीय मानक संस्थान यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार सूची पत्रक मंजूषा यानी कैटलॉग कार्ड कैबिनेट में कुल कितने दराज होते हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा, कुल कितने दराज होते हैं? 24 दराज होते हैं। देखो कैसे दराज होते हैं, जैसे एक इस प्रकार का परिचालन पटल होता है, इस प्रकार का क्या होता है? एक परिचालन पटल होता है, और यहाँ इस प्रकार से क्या लगे होते हैं? ये दराज लगे होते हैं। इन दराजों में क्या रखे जाते हैं भाई? इन दराजों में सूची पत्रक रखे जाते हैं। यहाँ पर एक कुर्सी लगी होती है जो घूमने वाली कुर्सी होती है, और इस कुर्सी पर एक क्या बैठा होता है? एक लाइब्रेरियन बैठा होता है। तो ये दराज कितने होते हैं कुल? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये दराज जो है वो कुल 24 होते हैं दोस्तों। इसके बारे में हमने एक लाइब्रेरी डिस्प्ले नाम से एक वीडियो डाला है, लाइब्रेरी डिस्प्ले का, तो आने वाले टाइम में आपके लिए डालेंगे। यानी लाइब्रेरी डिस्प्ले कैसे, पुस्तकालय प्रदर्शनी क्या होती है, कैसे उसको देखा जाता है, इसका राइट भाग क्या है, लेफ्ट क्या है, उन सब की बातें एक अच्छा वीडियो डालेंगे आपके लिए, उसमें आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और बात करें दोस्तों और है कि ब्राउन निगम आगम प्रणाली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका में हुआ था। और नीना ई ब्राउन के द्वारा ब्रिटेन की पुस्तकालय देखती दोस्तों, नीना ई ब्राउन के द्वारा इस पद्धति का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, यूएस से अमेरिका में। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका किस सन में इस पद्धति का निर्माण किया गया, और साथ ही इस पद्धति में कुल कितने कार्ड हैं? तो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और प्रश्न है दोस्तों कि अधिकतम पाठकों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, ये वाली बात कौन कहते हैं? तो ये वाली बात मेलविन डेवी कहते हैं दोस्तों। और आपको याद रखना है, डेवी जो है ये वाली बात सन 1879 में, सन 1879 में क्या करते हैं? ये वाली बात कह देते हैं कि अधिकतम पाठकों को न्यूनतम लागत पर क्या प्रदान करना भाई? सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री या सर्वोत्तम ग्रंथ उपलब्ध करवाना किसका पुस्तक चयन का सिद्धांत है? तो आप याद रखेंगे मेलविन डेवी के पुस्तक चयन का सिद्धांत है। एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, अंतिम है कि एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पीटर डुकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पीटर डुकर के द्वारा सन 1954 में क्या किया गया था? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। पीटर डुकर महत्वपूर्ण है। इनके आप यूँ समझो कि एक स्कूल है, आप कौन सी स्कूल है जिससे पीटर डुकर जुड़े हुए हैं? आप अगर पीटर डुकर के बारे में जानते हैं या कई जगह पीटर ड्रकर लिखा हुआ है, तो इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। दोस्तों गागर में सागर पड़ाव है आपके लिए। ये गागर में सागर जो है ये बड़ा ही सारगर्भित स्वरूप होगा, और आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स रहेगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें, कोशिश करें दोस्तों कि इनको जितनी बार हो आप उतनी बार देखें। साथ ही इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं और दोस्तों का ज्ञान बढ़ाएं। कर भला तो हो भला, इसी मेथड पे काम करें दोस्तों। नेकी कर और दरिया में डाल, इसी सिस्टम को मैं बढ़ा रहा हूँ और आने वाले टाइम में आप भी बढ़ाएं। पुनः आप सभी का आभार, और एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।